नमस्कार। मिशन 5 दिसंबर RO-ARO 2021 प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज से हमारे चैनल पर डेली आपको सामान्य अध्ययन और हिंदी के जो अति संभावित प्रश्न हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस आपको आगामी 5 दिसंबर तक कराई जाएगी। आप लोग हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। आज शुरुआत कर रहे हैं जीएस के कुछ प्रश्नों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि एक दिन में हम लोग कम से कम 50 प्रश्न जीएस के देखें और कम से कम पूरा एक कंप्लीट पेपर हिंदी का देखें 60 प्रश्नों का जल्दी से। ठीक है, क्योंकि हिंदी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसलिए हिंदी के ज़्यादा क्वेश्चंस को मैं करवाऊँगा। ओके, बाकी हमारे चैनल पर ऑनलाइन क्लास भी RO-ARO की टारगेट बैच 1 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। अगर आपको उससे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इससे आपको मिलाना है। एक तरफ राशियों का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इकाइयों का नाम दिया गया है कि इसको मापने के लिए या इसका मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको सुमेलित करना है। आप लोग भी इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। देखिए, उच्च वेग को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। उच्च वेग को मापने का मात्रक क्या है? मैक संख्या, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। दाब को पास्कल नामक मात्रक में मापा जाता है और कार्य तथा ऊर्जा इन दोनों का मात्रक जूल होता है और कार्य को या ऊर्जा को जूल में ही मापा जाता है। तो यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा, देखिए, विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। आप सब लोगों को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? थर्मोस्टेट को हिंदी में ऊष्मतापी भी कहते हैं। ठीक है, ये किसी भी तंत्र के तापमान को नियंत्रित या स्थिर बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही होगा, तीसरे का सी। ओके, अगला है मृगमरीचिका का क्या कारण है? मृगमरीचिका, देखिए, मृगमरीचिका ये रेगिस्तान में होने वाली प्रमुख घटना है। ठीक है, मृगमरीचिका में आप लोगों को आभास होगा, रेगिस्तान में दूर से देखने पर, आप जब दूर तक देखेंगे तो आपको लगेगा कि आगे पानी है, लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो आपको रेत ही रेत दिखेगी। इसी को मृगमरीचिका कहते हैं, जो हमको भ्रम होता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है, आप सब लोगों को हालांकि पता होगा, ये होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, चलिए अगला है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए, निश्चेतक क्या होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेहोश करना। बेहोश करना ये मुख्य रूप से संवेदना को कर्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें से निश्चेतक के रूप में इन चारों में से क्लोरोफार्म का प्रयोग तो किया ही जाता है, आप सब लोग जानते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड का भी प्रयोग निश्चेतक के लिए किया जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड निश्चेतक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए, निश्चेतक के रूप में प्रयोग होने वाले अन्य पदार्थ को देख लीजिए आप लोग, जैसे क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड तो है ही, इसके साथ साथ हेलोथेन, ट्राईक्लोरोएथिलीन, क्लोरोप्रोपेन, कोकीन, डायज़ीपॉम, वेरोनल, सल्फोनल, ये सब क्या है? ये सब निश्चेतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और निश्चेतक का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम मॉर्टन नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1846 ईस्वी में डाई एथिल ईथर के रूप में निश्चेतक का सबसे पहला प्रयोग किया था। और उसके ठीक बाद, एक साल बाद, 1847 में जेम्स सैम्पसन एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्लोरोफॉर्म को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रचलित क्लोरोफॉर्म ही है, लेकिन प्रश्न है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम बेंजोएट, ये फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त होता है। अगला, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की
सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। ये व्हेल शार्क भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। इसकी लंबाई लगभग 18 से लेकर 34 फीट तक होती है। ठीक है। अगला है, किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है या बनता है? किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है या बनता है? देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेढक। मेढक ये एम्फीबिया वर्ग का प्राणी है, आप लोगों को पता है। ये उभयचर होते हैं और असमतापी होते हैं। ठीक है। इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा और क्लोमो द्वारा होता है। ठीक है। और इसमें जो होता है वो ब्लड सस्पेंडेड होता है या बनता है। अगला है, कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होती है। आप सबको पता है कोशिका का ऊर्जा गृह इसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस रूप में भिन्न है? प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस रूप में भिन्न है? देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे बड़ी भिन्नता यही है उनकी अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति। ठीक है। अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति ही प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से भिन्न करती है। अगला है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए भी, हृदयगत नियंत्रण के लिए भी और शरीर के संतुलन के लिए भी, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी का फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसका परीक्षण अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है, यानी जो हड्डियों में छिद्र हो जाती हैं, हड्डियों में दरार हो जाती है, उसी के लिए इसका परीक्षण किया जाता है और इसके द्वारा हड्डियों में कैल्शियम के अनुपात की जानकारी ली जाती है। अगला है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है जिसको मिश्रित ग्लैंड कहा जाता है, मिक्स ग्लैंड कहा जाता है? तो ये है अग्नाशय। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अग्नाशय, जिसको पैनक्रियाज कहते हैं, ये मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, यानी अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है। ठीक है। देखिए, इसका अंतःस्रावी भाग जो होता है वो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिनसे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। और जबकि अग्नाशय का जो बहिस्रावी भाग है उससे अग्नाशयी रस का स्राव होता है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है। अगला है, श्याम विवर होता है। श्याम विवर क्या है? इसको ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ये सिमट गया तारा, ऑप्शन डी सही होगा। ये तारों के मृत्यु के बाद की अवस्था को ब्लैक होल या विवर, श्याम विवर कहा जाता है। ठीक है। ब्लैक होल आप लोग जानते होंगे, ब्लैक होल ये अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है और यहाँ से प्रकाश निकल ही नहीं पाता है। ठीक है। जब सूर्य से कई गुना द्रव्यमान वाले बड़े तारों की मृत्यु होती है, जिसको हम लोग सुपरनोवा विस्फोट भी कहते हैं, तो धीरे धीरे जो वो तारा होता है वो शून्य आकार धारण कर लेता है। जो इतना महान, इतना बड़ा तारा होता है वो शून्य आकार धारण कर लेता है और इसी अवस्था को श्याम विवर या ब्लैक होल कहा जाता है। ओके। अगला, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा, डॉपलर प्रभाव। ओके। सूचना प्रबंधन उपकरण या सूचनाओं के अध्ययन या मापन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का एक समूह है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? आसान सा प्रश्न है। कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं के तंत्र को इंटरनेट कहते हैं। अगला, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? अच्छा प्रश्न है। 4 आपको सिंधु सभ्यता के स्थल दिए गए हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। इसमें आपको बताना है कि कौन से स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ओके। देखिए, इसमें से आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है। और हुलास भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। जबकि जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन 3 और 4 सही होगा, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। अगला है, चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चनहूदड़ों, इसके उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। J.H. मैके।
इसकी खोज एनजी मजूमदार ने 1931 में की थी। चनहोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है और चनहोदड़ो ही एकमात्र ऐसा सिंधु सभ्यता का स्थल था जिससे वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ओके, अगला, पुरा स्थल जुनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जुनी कुराल से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? आसान सा प्रश्न है ये। ऑप्शन सी होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 11 बाल खिल्ले हैं और ऋग्वेद को जो पढ़ता है, ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है उसको होत्र या होता कहा गया है। ओके, ऋग्वेद में ही हमको गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है जिसके रचयिता विश्वामित्र जी थे। अगला है, स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन सा एक सत्य है? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमत कर्तव्य। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय ये जैन धर्म से संबंधित हैं, जैन मत से संबंधित हैं। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। अगला है, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। देखिए, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण जब हुआ था उसके बाद जो पहली बौद्ध संगीति हुई वो राजगृह या राजगीर में हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा, राजगृह या राजगीर में हुई थी। और ये किस शासक के समय में हुई थी ये आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सूची को सुमेलित करना है। ये मध्यकाल के कुछ प्रमुख मंदिर हैं और इनका स्थान कहाँ पर है ये आपको बताना है। चतुर्भुज मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है, खजुराहो में स्थित है चतुर्भुज मंदिर। माला देवी मंदिर ये ग्यारसपुर में स्थित है। माला देवी मंदिर ग्यारसपुर में है। एरावतेश्वर मंदिर दारासुरम में है और अम्बा माता मंदिर जगत में है। यानी ए का 2, बी का 1, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सी का 4 और डी का 3, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक कौन था? लाहौर में, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत हो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुछ कुशल कर्मचारियों की नियुक्त की थी, जिसमें सहना-ए मंडी, बरीद-ए मंडी और दीवान-ए रियासत, इन तीनों को अपने बाजार नियंत्रण प्रणाली से इसने संबद्ध किया था। लेकिन दरोगा-ए मंडी को उसने संबद्ध नहीं किया था। ओके, तो दरोगा-ए मंडी इससे संबंधित नहीं था। अगला है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण सुल्तान इब्राहिम शाह ने 1408 में करवाया था और ये सरकी सुल्तान थे, सरकी शासक थे। ठीक है। इस अटाला मस्जिद में मीनारे नहीं हैं और इसका सबसे प्रमुख इसकी विशेषता क्या है कि इसके अग्रभाग में एक उठा हुआ प्रार्थना कक्ष है। ओके, अगला प्रश्न है, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? आसान सा प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक, इसको दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत में इसने काफ़ी सारे परोपकारी कार्य किए थे। अगला, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल 1856 से लेकर 1862 तक रहा था। ओके, ठीक है। चलिए अगला है, 1857 के विद्रोह को किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया था? 1857 में दिल्ली का जो शासक था बहादुर शाह, उसने उसके एक पात्र व्यक्ति जिसका नाम था बख्त खां ने स्वयं को बहादुर शाह का
गवर्नर घोषित किया था। और बख्त खान को बहादुर शाह ने साहब साहब ए आलम का खिताब दिया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में। साहब ए आलम का खिताब बहादुर शाह जफर ने इसी बख्त खां को ही दिया था, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया? कूका आंदोलन ये दो भागों में विभक्त था। पहले तो इसका स्वरूप धार्मिक था, लेकिन बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिणित हो गया था। तो इसको भगत जवाहरलाल मल या भगत जवाहर मल कूका द्वारा इसको 1840 में शुरुआत की गई थी कूका आंदोलन की। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 3 दल इसमें दिए गए हैं, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्किल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इनमें से किस किस की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। दूसरे और तीसरे की स्थापना भीमराव पाटिल, सी.डी. देशमुख और केशवराव जाधव आदि ने मिलकर की थी। ओके, अगला प्रश्न है, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड कर्जन। 1901 में इसने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया था और उसी सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के आधार पर 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में इसने एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। ओके, तो ऑप्शन ए सही होगा, लॉर्ड कर्जन। अगला है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इसका नाम है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, सॉरी इसमें होगा ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सलाह पर 1846 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। ओके, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, दादा भाई नौरोजी के विषय में एक कथन कौन सा असत्य है? सभी कथन दादा भाई नौरोजी के ही संदर्भ में है, लेकिन इनमें से एक कथन कोई असत्य है। तो इस कथन में आप लोग अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी जो है वही असत्य है, क्योंकि इन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ओके, और बाकी ये सभी सही हैं, बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल भी सही हैं। अगला, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? देखिए, काकोरी ट्रेन कांड, जिसका नाम अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बदल दिया, जो अब इसका नया नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, तो इनमें से किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को 1925 में घटित काकोरी कांड के लिए, काकोरी ट्रेन एक्शन के लिए सज़ा दी गई थी। इनके अलावा 2 लोगों को और भी सज़ा इसमें दी गई थी, जो रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। ओके, अगला, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? बहुत ही आसान है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला है, नीचे कथनों पर ध्यान दीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप 4 कथन दिए गए और चारों में से आपको बताना है कि कौन कौन से सही हैं। देखिए, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल सही है। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल सही है। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने को राजी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये गलत है, तो यानी ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? आसान सा प्रश्न है। साइमन कमीशन का जब 1928 में विरोध कर रहे थे शेरे पंजाब लाला लाजपत राय जी, जब उन पर बहुत ही चोट लगी थी, उनके सर पर वार किया गया था, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक
अपनी सरकार नहीं बनाई थी। कौन से हैं? ऑप्शन आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए इसमें जो है बंगाल में कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। ओके, और बाकी बिहार, उड़ीसा और मद्रास, इन सभी में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शाहनवाज खान और कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे? तो इसका सही जवाब होगा भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज के जब ये सैनिक गिरफ्तार कर लिए गए थे तो 1945 में इनमें दिल्ली के लाल किले में मुकदमे चलाए गए थे। ठीक है, तो बचाव पक्ष के वकीलों में सबसे प्रमुख वकील भूला भाई देसाई थे, जिन्होंने इन तीनों को बचाव करने के लिए इनके पक्ष में चर्चाएं की थी। हालांकि इनको बाद में रिहा भी कर दिया गया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। बस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।